अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, व्यू पॉइंट से इमरान याकूब खान साहब के साथ मैं हूँ ज़ैनब जतोई। नाजरीन, प्रोग्राम के आगाज़ में बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की डेवलपमेंट्स हो रही हैं, मुख्तलिफ़ खबरें भी सामने आ रही हैं। ये कहा जा रहा है कि KP में जो कैबिनेट बनने वाली है बानी PTI के मशवरे से उसको शायद कलअदम करार दिया जा सकता है। दूसरी तरफ ये भी खबरें सामने आ रही हैं कि बानी PTI को शायद बनी गाला मुंतकिल करने के हवाले से कुछ डील्स भी सामने आ रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस तरह से अपने लिए रास्ता तलाश करेगी, इस पर बात करेंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात करेंगे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर इस वक्त मिस्र के दौरे पर हैं। उनकी आला सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकातें भी हुई हैं। दिफाई ताबुन और मुल्की सिक्योरिटी सूरत हाल के हवाले से बातचीत की गई है। खित्ते में अमन का तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए इस वक्त पाकिस्तान जो है कोशिश कर रहा है। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बात करेंगे सस्ती बिजली सनतों को फराहम करने के हवाले से जो हुकूमत ने इकदाम किए हैं, इसका हमारी मुआशी सूरत हाल पर क्या असर पड़ेगा, मईशत जो है वो किस तरह से मुस्तहकम होगी, इस पर बात करेंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम के आगाज़ में बात करेंगे जहाँ पर बात की जा रही है कि बानी को बनी गाला मुंतकिल किया जा सकता है, वहीं पे ये बात भी हो रही है कि KP की काबीना भी कालअदम हो सकती है। राना सनाउल्लाह ने इस हवाले से कुछ कहा है, पहले वो प्रोग्राम में शामिल करते हैं, फिर इस पर मज़ीद बात करते हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर अबूज़र सलमान नियाज़ी जो कि मेंबर कोर कमेटी PTI हैं। सलमान नियाज़ी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अब राना सनाउल्लाह के इस दावे पर आपकी क्या राय है? क्या KP की काबीना आने वाले टाइम में कलअदम होने वाली है? देखें, अगर कुछ कलअदम तो होना है कानूनी और आईनी तौर पे तो वो तो जिस काबीना का ये हिस्सा है जो फॉर्म 47 की बदौलत इलेक्शन चोरी करके बनाई गई है, मेरे ख्याल से उस काबीना को कलअदम होना है, और या पंजाब हुकूमत की काबीना को, चीफ मिनिस्टर को कलअदम होना है, क्योंकि इलेक्शन मैंडेट है, उसका थेफ्ट है, उसके रिजल्ट में फॉर्म 47 का ये लोग तोहफा है। जहाँ तक KP की काबीना की बात है या हुकूमत की बात है, देखें वो एक पॉपुलर गवर्नमेंट है, फॉर्म 45 के थ्रू इलेक्ट होके आई है, पॉपुलर मैंडेट को रिफ्लेक्ट करती है। और जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है जिस पे राना सनाउल्लाह साहब गलत रिलाई कर रहे हैं, उसकी गलत तशरीह कर रहे हैं, वो जजमेंट सिर्फ बार करती है अगर आपकी कन्विक्शन हो तो पार्टी ऑफिस होल्ड करने से, उसके अलावा कोई भी चीज़ से ममानियत नहीं है। तो हमने बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को फॉलो किया है, क्योंकि इस वक्त हमारे जो चेयरमैन हैं पार्टी के वो गौहर खान साहब हैं। ऑल्दो खान साहब की कन्विक्शन जो है सियासी बुनियादों पे ली गई एक कन्विक्शन है जिसमें कोई मेरिट नहीं था, फैसले सारे कलअदम हुए या सस्पेंड हो गई हैं उनकी सेंटेंसेस, लेकिन फिर भी फिल वक्त उनके पास पार्टी का कोई ओहदा नहीं है। उनको हम बानी चेयरमैन कहते हैं, वो हमेशा रहेंगे। वो इस पार्टी के गॉडफादर है, इनसे ये कोई चीज़ छीन नहीं सकता। जो भी काम होगा उनकी मुशावरत से होगा। अगर इन लोगों में दम है तो बिल्कुल जाके वो फैसला ओवररूल कराएं या कैबिनेट को ओवररूल कराएं। हम भी देख लेंगे ये किस तरह कराते हैं, कौन से कानून पे, आइन पे या सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट पे रिलाय करते हैं। मेरी नज़र में ऐसी कोई ना जजमेंट है, ना आइन की शिक है, ना कानून की शिक है जो बानी PTI को अपनी मर्जी से जो है अपनी हुकूमत जो है उनको चलाने से मना करती हो या उनसे मुशावरत से मना करती है। नियाज़ी साहब, ये फरमाइएगा कि एक और वजीर जो है तारिक फजल चौधरी साहब, उन्होंने भी एक पेशकश की है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो तहरीरी दरख्वास्त दे दे तो बानी जो चेयरमैन है आपके इमरान खान साहब, उनको उनकी रहाइशगाह बनी गाला पे मुंतकिल किया जा सकता है। तो क्या अब PTI इस तरह की कोई दरख्वास्त देने जा रही है? देखें, मैं एक बात कर दूं, ये इस रजीम की ख्वाहिश है, पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनकी ख्वाहिश है कि इमरान खान की तरफ से ऐसा कोई कागज़ आ जाए जिससे वो इस रजीम से हाथ जोड़ के कुछ मांग लें। ऐसा ना कभी कुछ आएगा, ना कभी कुछ आया है। इमरान खान साहब ने कभी नहीं कहा कि मुझे बनी गाला शिफ्ट किया जाए। उनकी सिंपल डिमांड्स हैं, मेरा मैंडेट मुझे वापस किया जाए, अदालतों को आज़ाद करें, मुल्क में जमहूरियत बहाल करें। और जब ये चीज़ें पूरी होंगी तो खान साहब मेरिट पे, इंसाफ के तरीक़ाकार से आज़ाद होके आएंगे। हमें भीख नहीं चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। इंसाफ होगा तो हमारे मसाइल हल होंगे। बेशक हमारा वो मैंडेट वापस आना है या खान साहब की आज़ादी है या हमारे लीडरशिप की बाकी की आज़ादी है, अदालतें आज़ाद हो, हमारे मसाइल हल होंगे। ये बेसिकली जिस तरह, मैं बात खत्म कर लूं, 50 रुपए का स्टाम्प पेपर जिस तरह आया था, या वो मुआहदा हुआ था जिसके तहत सऊदी अरब PMLN गई थी उनकी लीडरशिप,
ये वो चीज चाहते हैं इमरान खान की तरफ से आए, लेकिन वो स्टेट्समैन है, वो लीडर है, वो 2 साल से खड़ा है, बल्कि उससे भी ज्यादा टाइम हो गया है, बिल्कुल सीना तान के असूल के साथ। ना ऐसी कोई हमारी तरफ से चीज आएगी, ना ऐसी कोई ख्वाहिश का जाहिर किया जाएगा। उल्टा इमरान खान की तरफ से शायद ये जरूर आ जाए कि मुझे ना शिफ्ट करें, आप मेरे पे ये बिल्कुल ना एहसान करें, ना मुझे इस तरह की कोई फेवर चाहिए, ये जरूर आ सकता है। लेकिन ये कभी नहीं आएगा कि मुझे ये फेवर दे के बनी गाला भेजें आप। अबूजर साहब ये फरमाइएगा कि अदालती हुक्म के बावजूद वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी साहब को इमरान खान साहब से मुलाकात की इजाज़त क्यों नहीं दी गई? आप क्या समझते हैं कि ये किसी सियासी दबाव का नतीजा, या क्या वजह, क्यों खाइफ है हुकूमत इस मुलाकात से? देखें, मेरी अपनी रीडिंग है कि शायद हुकूमत के बस की बात भी नहीं है। देखें, वो SHO खड़ा होकर कहता है मैं नहीं मानता चीफ जस्टिस का या लार्जर बेंच का हुक्म, जो करना है कर लो। अदालत में सुप्रीटेंडेंट अंडरटेकिंग देता है, वो कहता है मैं नहीं मानता। तो इन लोगों की इतनी जरूरत तो नहीं होती। आपने भी अदालतें पूरी जिंदगी कवर की हैं, यहां तो प्राइम मिनिस्टर को भी घर भेजा इन अदालतों ने। तो जब इनके पीछे कोई बड़ा हाथ हो, कुछ ताकतवर लोग हों, तो तब भी ये SHO में इतनी जान आती है कि वो अदालत को भी मुंह नहीं लगाता। सिर्फ इसके एक जुड़ा हुआ आपके अपने पुराने साथी और आपके वफाकी वजीर जो हैं आपके दौर के, फवाद चौधरी साहब, वो ये कहते हैं कि आप पे तनकीद करते हैं। वो कहते हैं मौजूदा क़यादत जो PTI की, वो तो किराए पर लाई गई है। आप इस हवाले से क्या कहेंगे कि ये पार्टी के जो अंदरूनी मामलात हैं वो ही नहीं ठीक होंगे, तो फिर बाहर से कैसे चीजें ठीक होंगी? सर ये भी कहा जाता है कि अंदर ग्रुप बंदियां हैं। एक ग्रुप चाहता है कि बानी डील के जरिए बाहर आ जाए, एक ग्रुप चाहता है कि बानी अंदर रहे। नहीं, देखिए ये बात गलत है। ऐसा कोई ग्रुप नहीं है जो चाहता है अंदर रहे। आप शायद, क्योंकि हमारी काफी मुलाकात रही है खान साहब से, और जो हम बात कर रहे हैं, जो मैं भी बात कर रहा हूं, जो मैंने बात की, इस हुकूमत के पास इस पोजीशन में नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है। ये मेरे अल्फाज नहीं है, ये बानी PTI के अल्फाज हैं। हमारी पार्टी का नैरेटिव या पॉलिसी, जो स्ट्रैटेजी जो निकलती है, जो बयानिया बनता है, वो सिर्फ बानी PTI ही उसको बना रहे होते हैं, या उसी को हम आगे लेके चल रहे होते हैं। अगर कोई शख्स जो भी कहे कि जी इनकी पॉलिसी ठीक नहीं है, वो पॉलिसी वही है जो इमरान खान साहब की है। शायद लोगों को गलत फहमी है या मेमोरी लॉस है, अगर उनको ये लगता है कि सब चाहते हैं जी वो जेल में नहीं रहे। कोई नहीं चाहता जेल में रहे, क्योंकि हम सबके मसाइल हल तब ही होंगे इस पार्टी के लोगों को जब खान साहब बाहर आएंगे। लेकिन जो तरीकाकार बताया जाता है बाहर आने का, वो नहीं चाहिए। लेकिन ये जो किराए की क़यादत है, क्या वाकई ही ये किराए की क़यादत है? क्योंकि वो कहते हैं जो पॉलिटिकल विजडम रखने वाले लोग हैं वो फारिग हैं, और जिन लोगों को पता कोई नहीं, वो उनको मौका मिल गया और वो लीडरशिप बन गई है। देखें, मैं ये बात बड़ी ज्यादती है कहना कि कोई किराए की क़यादत है। आपने पिछले 2 साल कवर किए हैं, 2.5 साल। मैं भी इस पार्टी का हिस्सा हूं। 2-2.5 साल में जो जुल्म किया गया, लोगों को डराया गया, धमकाया गया, लेकिन अगर उन्होंने इमरान खान साहब का साथ नहीं छोड़ा, वो खड़े रहे, तो मेरे ख्याल से वो किराए के लोग नहीं है, वो नजरियाती लोग। फवाद साहब ऐसे क्यों कह रहे हैं? अबूजर साहब, क्या वजह है कि फवाद चौधरी साहब इस किस्म की बातें कर रहे हैं? उनसे आप पूछें, मैं तो नहीं बता सकता। आपकी क्या राय है? वो एक्सप्लेन करेंगे। मेरी नजर में तो वो गलत है। अच्छा अबूजर सलमान नियाज़ी साहब, ये भी बताइएगा, आपसे कमेंट इस पर भी लूंगी कि बानी PTI की रिहाई के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तगोदोद करती रही है, लेकिन अभी तक मुमकिन नहीं बनाई जा सकी। शायद वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो इंटरनल इशूज हैं वो भी एक वजह बताई जाती है। लेकिन क्या वजह, क्यों अभी तक बानी PTI की रिहाई मुमकिन नहीं हो सकी? क्योंकि हमने देखा है माजी में जब डील्स हुई हैं, कुछ लेना देना तो होता है, तो कोई ना कोई रास्ता निकलता है किसी सियासी जमात के लिए। तो आप लोगों के लिए क्या होगा आगे? बानी की रिहाई कैसे मुमकिन बनाई जा सकेगी? कोई मैकेनिज्म, कोई ऐसी आपकी राय? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, जो आप बात कर रही हैं ना, माजी की एग्जांपल्स भी दे रही हैं। माजी और अब में एक चीज फर्क है, माजी में इमरान खान नहीं था जेल में। मैं आपको यही कह रहा हूं, इमरान खान डीलर नहीं है, वो लीडर है। वो उनके आइडियल्स में नेल्सन मंडेला फॉल करता है, बड़ी दुनिया की जो लीडरशिप है वो फॉल करती है। नवाज शरीफ इज नॉट अ रोल मॉडल या प्रोटोटाइप फॉर इमरान खान टू फॉलो या आसिफ जरदारी। वो नहीं करेंगे डील। मैं आपको फिर यही बात कर रहा हूँ, इमरान खान अपनी टर्म्स पे बात करेगा। और आपको शुरू नियाज़ी साहब, जब मान लिया कि इमरान खान सब डील नहीं करेंगे, ये फरमाइएगा कि PTI ने जो मुल्क गिर मुहिम का ऐलान किया और नवंबर में कराची में बड़ी अवामी रैली का भी ऐलान किया है, तो आप क्या वाकई ही समझते हैं कि PTI मुल्क गिर एक बड़ी मुहिम चलाने में कामयाब हो जाएगी? देखें,
एंड जो इस मसले का सारे का हल ये है वो इस अवाम के हाथ में है। मैं आपको अभी कह रहा हूँ, देखें इदारों पे तकरीबन 26वीं आईनी तरमीम के बाद आपकी जो जुडिशरी है उस पर कब्जा हो चुका है। मैं एज अ लॉयर ये कह रहा हूँ, मुझे उम्मीद नहीं है इन लोगों से इंसाफ की, क्योंकि जब तक जो अभी तक फैसले आए हैं सुप्रीम कोर्ट से या इस्लामाबाद हाई कोर्ट से या तो फैसले गलत हैं, उनमें नाइंसाफी है, अगर आ भी गए कोई ठीक फैसले तो वो इम्प्लीमेंट नहीं हुए। सिर्फ आखिर में सिर्फ ये फरमा दें बतौर वकील भी और बतौर मेंबर कोर कमेटी पीटीआई भी कि जो ये टीएलपी पे पाबंदी लगी है उसको कलअदम करार दिया गया है, इस पे आपकी क्या राय है? अच्छा, ये इमरान साहब, मैंने देखा काफी लोगों ने इसको सही तरह पढ़ा नहीं। जो नोटिफिकेशन है, ये नोटिफिकेशन इशू हुआ है अंडर द एंटी टेररिस्ट एक्ट जो है 1997 का लेकिन वो जो एक्ट है उसका कानून जो है वो ऑर्गेनाइजेशंस पे अप्लाई होता है, वो पॉलिटिकल पार्टीज पे नहीं होता। टीएलपी एक पॉलिटिकल पार्टी है। पॉलिटिकल पार्टी को बैन करने का या डिसॉल्व करने का जो तरीकाकार आइन में मौजूद है, जो इलेक्शन एक्ट में है, उसको आपको फॉलो करना है, वो फॉलो नहीं किया गया। तो मेरी नजर में ये नोटिफिकेशन इलीगल है, क्योंकि आपने फेडरल गवर्नमेंट ने रेफरेंस बना के भेजना है, डिक्लेरेशन इशू करनी है सुप्रीम कोर्ट को, फिर वो उसके ऊपर जो है फर्दर कंफर्मेशन करेंगे, तब पार्टी बैन होती है। ये तो तरीकाकार ही गलत अपनाया गया है। मुझे नहीं लगता कि हुकूमत में इतने कुछ नालायक लोग हैं जिन्होंने शायद इनको एडवाइस नहीं किया कि बात अपने पॉइंट ठीक है कि सुप्रीम बिल्कुल सुप्रीम फैसले के बाद ही इसको कालअदम करार दिया जा सकता है। बहुत शुक्रिया आपका सलमान नियाजी साहब। क्या समझते हैं इमरान साहब, आपकी क्या राय है? बानी पीटीआई की रिहाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इनका मेजर और मेन एजेंडा तो यही है कि बानी को रिहा करवाना है। अभी जो ये खबरें आ रही हैं कि बनी गाला ट्रांसफ़र हो सकते हैं अगर ये दरख्वास्त लिख कर दें, आपको नहीं लगता कि बानी पीटीआई या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस चीज़ के लिए डेस्परेट, शायद इट्स अ बिग वर्ड, लेकिन कोशिश इसी के लिए कर रही है, तो इसको कंसीडर किया जा सकता है? देखिए, उनको कोशिश करनी ही इसीलिए चाहिए कि उनके जो लीडर हैं वो जेल से बाहर आ जाए। लेकिन मामला ये है कि एक बात याद रखें, आप उसको डील के, आप उसको समझौता के, आप उसको सियासी दाव पेच के, जो भी के, जिस मामले में या जिस स्टेज पे इमरान खान साहब हैं इस वक्त, वहाँ पे बगैर किसी मामलात को तय किए उनकी रहाई मुमकिन नजर नहीं आते। तो इसके लिए बज़ाहिर तो उन्हें किसी ना किसी बात पे आना होगा, क्योंकि कानूनी तौर पे तो उन्हें देखे सजा होगी। अब ये अलग एक बहस है कि वो जायज़ है या नाजायज़ है या क्या हुआ, लेकिन इस वक्त तो वो कन्विक्टेड हैं। और दूसरी बात ये है कि ये जो पीटीआई की क़यादत है, ये देखें, अबूज़र सलमान नियाज़ी साहब भले उसको तस्लीम ना करें, लेकिन ये तो रोज़े रोशन की तरह यहाँ है कि यहाँ पे ग्रुपिंग है और जो पॉलिटिकल विजडम रखने वाले लोग हैं वो वाकई ही इस वक्त तो पीटीआई में आप देखिए, आपको वो कलीदी ओहदों पे नज़र नहीं आएंगे। उनके चेयरमैन हों, उनके सेक्रेटरी इतलात हों, उनके जनरल सेक्रेटरी हों या कोर कमेटी हो, देखिए अपने बहुत अच्छे वकला होंगे, अपने प्रोफेशन में बहुत इनका नाम है, इज्जत है, सब कुछ है, लेकिन इनकी वो सियासी सोच नहीं है जो एक सियासी कारकुन की सोच होती है या सियासी लीडर की सोच होती है जिसने दहाइयाँ उस दश्त में गुजारी हों। तो लिहाजा मैं ये ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि पीटीआई जो है उसको अभी, वो कहते हैं ना, अभी इश्क के इम्तहान और भी हैं, बिल्कुल, तो अभी उनके लिए मुझे नहीं लगता कि फौरी तौर पे रावी को चैन लिखे अगर वो किसी चीज़ पे नहीं उतरते। बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो डिवाइड है वो से ख़त्म हो सकता है कि बानी पीटीआई अगर रिहा हो जाए, लेकिन ये जो खबरें आ रही हैं कि शायद आगे जाके कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोई डील हो सकती है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। अभी वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे गजा की जारी सूरत हाल में फील्ड मार्शल का दौरा कितना अहमियत का हामिल है, इस पर बात होगी। हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। खित्ते में अमन का तवाज़ुन कायम करने के लिए पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान राब्ते जो हैं वो तेज़ हो गए हैं, और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान, जो कि दिफाई तज्ज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया आपका मसूद अहमद खान साहब। अब पाकिस्तान अफगानिस्तान के दरमियान राब्ते एक दफ़ा फिर बहाल हुए हैं, क्या समझते हैं टीटीपी को अफगानिस्तान कंट्रोल कर सकेगा? बहुत शुक्रिया। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यही सवाल अभी किया जा रहा है कि जिस तरह हम कह सकते हैं बाल सिंध अफगानिस्तान रजीम्स कोर्ट कि वो इस पे कैसा डिसीजन लेते हैं, इसको कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, क्योंकि देखिए उनके स्टेप्स विल डिसाइड द रिलेशन बिटवीन द टू कंट्रीज, वो बहुत इंपॉर्टेंट है।
और जिस तरीके से देखे अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई थी दोहा में, जब तुर्किया और कतरीज वहां पे बैठे थे, तो एक कमिटमेंट दी गई है, उनको दी गई है कमिटमेंट कि हम इस तरह करेंगे, हाइड आउट्स पे क्रैकडाउन होगा। रिलोकेशन की भी लोग बातें कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के बहुत एक ही वन सिंगल पॉइंट एजेंडा था कि पाकिस्तान ने कहा था कि हाइड आउट्स नहीं होने चाहिए। सेकंड, पाकिस्तान ने बड़ा वाज़ेह किया था कि पाकिस्तान विल नॉट टॉलरेट एनी अटैक ओरिजिनेटिंग फ्रॉम अफगानिस्तान, तो वो भी चीज़ें बहुत वाज़ेह हैं। सो पाकिस्तान ने अपना, देखें कि जो रिलीजियस कैलिफेट है, कंदहार पे भी हमने स्ट्राइक्स किए, जहाज हमारे गए, और पॉलिटिकल जो उनका सेंटर है काबुल में किया। सो मैसेज हमने अपनी कैपेबिलिटी शो कर दी है, और हमने अपना रिजॉल्व भी शो किया है कि हमने कोई कंप्रोमाइज किसी सूरत में नहीं करना है। और हमारे जो हम कहते हैं न्यू ऑर्डर जो हमने एस्टेब्लिश किया है, दैट एनी अटैक कनेक्शन जब होता है, ओरिजिनेट करता है इंडिया से, टेरर अटैक इनसाइड पाकिस्तान, तो उसका जवाब दिया जाएगा। और आपको याद है कि 18 अगस्त को जब ये हुआ था, जब बातचीत आगाज हो रही थी, उस वक्त भी हमने स्ट्राइक्स किए थे खोस में, क्योंकि नॉर्थ वजीरिस्तान दिल्ली में फुकश हमला हुआ तो उसके जवाब में किया था। सो जो कल की बातचीत होने जा रही है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस तमाम जो डेवलपमेंट जो दोहा में हुई, इसके खद व खाल तो मजीद जो डिटेल में डिस्कशन होगी, और यहाँ पे चीज़ें मेरे ख्याल में डिलिब्रेशंस होगी। फिर देखें तुर्किया का इसलिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कि ट्राइपार्टाइट में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्किया का एक बड़ा पास में भी एक हमारा राब्ता रहा है, और जो 2010 से है, और हाईएस्ट लीडरशिप में भी हमारे आपस में राब्ता रहा है। सो मेरे ख्याल में उनका भी इन्फ्लुएंस हो सकता बहुत ज्यादा है, और कतरीज का भी बहुत इन्फ्लुएंस है। और होपफुली देखें जिस तरह कॉन्फिडेंस बिल्डिंग महल के तौर पर कुछ स्टेप्स पाकिस्तान ने भी लिए हैं, और जिस तरह फेस वाइज हमने जो ट्रेड को स्टार्ट किया है, सो देखें कि वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन अफगानिस्तान। अफगानिस्तान का दारोमदार जो हम पे मुनहसिर है, क्योंकि उनके सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी और बाकी चीजें भी पाकिस्तान से लिंक करती है। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, अफगानिस्तान की वो ब्रिगेडियर साहब आपने अंडरस्टैंडिंग को ऑनर कर, ब्रिगेडियर साहब आपने बहुत अच्छे अंदाज में सारा इशू जो है उस पर रोशनी डाली, लेकिन मैं आपसे समझना ये चाहूँगा सर, बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स, कि ये जितना भी मामला है अभी, वो दोहा में हो, चाहे जितना भी असर रसूख हो कतर का, या वो तुर्किया में हो, जब एक तरफ ये मुज़ाकरात हो रहे होंगे, बातचीत हो रही होगी, और दूसरी तरफ आज भी जिस तरह से दहशतगर्दों ने हमला किया जी, और वो उसमें हमारे एसपी भी शहीद हुए, और साथ दूसरे जानों की कुर्बानियाँ दी, तो अगर ये फितरतुल हिंदुस्तान के स्पॉन्सर्ड लोग और दूसरी तरफ टीटीपी जो है उसके लोग इस तरह से अपनी कार्रवाइयाँ करते रहेंगे, तो क्या पाकिस्तान को इस बातचीत को जारी रखना और फिर अमन की ख्वाहिश रखना पाकिस्तान के लिए मुमकिन होगा? जी, पाकिस्तान तो एक बड़ा वाज़ेह है, लेकिन हम चाहते हैं डायलॉग को, हम हमेशा डायलॉग को एक सोर्स के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट है पाकिस्तान का। पाकिस्तान ने एक जिम्मेदार मुल्क के तौर पर भी अपना आप को इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने पेश किया हुआ है, तो काइनेटिक कैपेबिलिटी हमारी है। बात चीज़ें हमने वाजे की है। देखिए पाकिस्तान के लिए खतरात जो हम कह सकते हैं ना, टू फ्रंट की बात होती है, तो एक तो फ्रंट तो 100% ईस्ट वाला है। अफगानिस्तान वाला फ्रंट से भी हम कहते हैं कि हम इसको पूरा भी नहीं लेते, तो कुछ आधा थ्रेट वहां से आता है, क्योंकि हम स्टिल हमारे पास इतने, हमारी जो फ्रंटियर कोर इतनी केपेबल है, अगर वही वहां पर रहेगी तो चीजें हैंडल कर सकती है। और फिर एक आपका इंटरनल थ्रेट भी है कि जो आपके लोग अंदर से फैसिलिटेटर बैठे हैं, या जो लोग पिछले 2021 में अंदर दाखिल हुए थे वो भी एक्टिव हैं, तो वो वाला एक फैक्टर ये भी है। तो हमने बड़ा डिफ्रेंशिएट करना है। देखिए आपकी इंटेलिजेंस इतनी जबरदस्त है, वो आपको 100% इंफॉर्मेशन जो आपके इंटरनेट स्पेस ऑपरेशन जिस लकी मरवत में हुआ है और इसके अलावा जो टाक में हुआ, तो ये आपके इंटरनेट की इंफॉर्मेशन आती है। सो इसी तरह अफगानिस्तान से जब कोई मूवमेंट होती है, तश्कील आती हैं, तो पाकिस्तान जिस तरह से आपने देखा होगा 70, 75, 57 के करीब जो तश्कीलात आए जो आई हैं उनको मार दिया गया था। सो वो इंटरनेशनल में दो दहशतगर्दी के वाकयात, ये भी एक बड़ा मसला है। लेकिन इसमें एक बड़ा मसला ज़ैनब ये है ब्रिगेडियर साहब, ये आप देखें, दो चीज़ें मैं आपसे जानना चाहूँगा। एक तो अफगानिस्तान में भारतीय सफारत खाना फिर से एक्टिव हो चुका है। दूसरा ये जो खबरें आ रही हैं कि एक बहुत बड़े दहशतगर्द जो था गुल बहादुर,
वहाँ पे वो भी जो है वो जन्म वासिल हुआ है। तो ये सारे मामला को अगर आप मिला के देखें तो इंडिया जो है वो तो पूरी तरह से इसमें मुलव्वस है। तो ऐसी सूरत में आप क्या देखते हैं मुस्तकबिल के, क्या इंडिया को किस तरह से बाज रखा जा सकता है? अफगानिस्तान क्या इस पे किस तरह से पैरा देगा? और ऊपर से भारत हमले की तैयारी भी कर रहा है पाकिस्तान पर हमला करने की, तो पाकिस्तान पर तो इस वक्त बहुत सारे चैलेंजेस है पाकिस्तान के लिए। यहाँ देखें बिल्कुल एक तो ये है कि इंडिया नियर फ्यूचर में कोई जरूरत नहीं करेगा, रेटरिक्स देंगे, बयानबाजियां होती रहेंगी। और आपको याद है अभी ट्रम्प ने भी रिसेंटली मोदी साहब को कहा था कि आप इस गलतफहमी से बाहर निकल आए। सो पाकिस्तान ने इसको और इनको मार पड़नी है तो अपनी तो लाइकली नहीं है, क्योंकि इनके पास कोई नई चीज आई नहीं है, वही पुराना स्टॉक है जिसके साथ ये लड़ नहीं सकते हैं। दैट इज वन थिंग। अफगानिस्तान में ये वेरी इंपॉर्टेंट देखे, पहले भी जो सो कॉल्ड टेक्निकल मिशन था, वो टेक्निकल मिशन तो फुल फ्लैश उस वक्त में लोग थे। अब ऑफिशियली वो देखें कि दोबारा एम्बेसी एक्टिवेट कर चुके हैं। सो डिफेक्टो रिकग्निशन ऑफ अफगान तालिबान रजीम उन्होंने की है। तो इसका मतलब है पहले से देखें कि अफगानिस्तान के अंदर उनका बड़ा असर रसूख है इंडियन रॉ का, चाहे वो लीडर्स हो, चाहे वो दहशतगर्द हो या प्रॉक्सीज हो, ये फितना हिंदुस्तान है, फितना खारिज हो, तो वो है। इवन अब देखें ना कि अफगानिस्तान इट्सल्फ हम कहते हैं इट्स हैज बिकम ए प्रॉक्सी। और फिर एक और चीज इमरान साहब हमें याद रखना चाहिए, जिस तरीके से ज़ल्मे खलीलजाद अचानक फिर पहुंचा हुआ है, उनके क्या इरादे हैं, वो क्यों आ रहा है। सो विदिन फिर अफगानिस्तान तालिबान के अंदर से डिवीजन के इतलात है बहुत शदीद किस्म की कंदहारीज और काबुलीज के दरमियान। और वो यही बताया जा रहा है कि कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ज़ल्मे खलीलजाद वो कंदहारियों को सपोर्ट कर रहा है, और जो कंसर्न शो किया हक्कानियों ने। सो वहां सिचुएशन डेवलप हो रही है। फिर आप देखें कि 4 इनके कॉन्सुलेट इंडिया के पहले थे, तो वो भी इफेक्टिव होंगे। तो इनके देखिए पहले से एस्टेब्लिश ग्राउंड में चीजें हैं, तो ये वो आके दोबारा अपना फॉर्म होल्ड एस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो पाकिस्तान के लिए यकीनन इट इज ए मैटर ऑफ कंसर्न। हम कभी नहीं चाहेंगे इंडियन वहां पे इन्फ्लुएंस। तो पास में पिछले 20 साल का उनका रिकॉर्ड है कि एक्सटेंसिवली दे यूज अफगान सॉइल अगेंस्ट पाकिस्तान, और रिकॉर्ड पे है। सो मेरे ख्याल में अब अफगानिस्तान की जिम्मेदारी है, तो अगर वो फेल होते हैं, सो क्योंकि ये दोहाए कार्ड भी अब इंटरनेशनलाइज ये इशू हो चुका है, सो देखें फिर मसाइल अफगानिस्तान के लिए होंगे, इंटरनेशनल प्रेशर भी आएगा, और स्पेशली जो मुस्लिम ममालिक इसको नेगोशिएट फैसिलिटेट कर रहे हैं उनके लिए भी बड़ा मसला होगा। सो बरगेरी साहब यहाँ पे ये भी ज़रूर बताइएगा कि आप ये देखें कि जो भारतीय वज़ीर दिफा हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने बहरिया की कमांडर कॉन्फ्रेंस के दौरान तकरीबन 79,000 करोड़ रुपए जो हैं उसके दिफाई मंसूबों की मंजूरी दी है। एक तरफ वो यहाँ प्रॉक्सी वार कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो जंगी जुनून है उनका वो बढ़ता चला जा रहा है। और आप क्या समझते हैं कि ये सब कुछ सिर्फ अपनी आवाम को मुतमिन करने के लिए ढकोसले हैं, या वो वाकई ही पाकिस्तान के लिए दोबारा कुछ सीरियस थ्रेट बनना चाहते हैं? क्योंकि बिहार के इलेक्शन भी करीब हैं। देखें इसमें इमरान साहब दे विल टेक टाइम, क्योंकि ये प्रोजेक्ट जब अनाउंस होते हैं इसमें 10 साल 15 साल लगते हैं चीज मटेरियलाइज होने के, मैच्योर होने में। तो इनके इसी तरह के बयान है। सुदर्शन चक्रा की बात की थी मोदी साहब ने कि वो एयर डिफेंस सिस्टम की तरह जो गोल्डन डोम बनाना चाहते हैं अमेरिकन, या आयरन डोम है इजरायलीज का। सो 2035 तक का ये कंसेप्ट है। तो इस तरह बहुत सारी चीजें हैं, जितने उन्होंने प्रोजेक्ट्स अनाउंस किए हैं, लेकिन इसके बावजूद आप देखिए इंडिजिनस प्रोडक्शन की अब तेजाज की बात हो रही है, आज तक वो तेजाज डिलीवर नहीं हो सके जिनकी डिलीवरी आज से 5 साल पहले होनी थी। सो इनके बहुत सारे मसाइल हैं, ये चीजें बहुत टेक सम टाइम। लेकिन हम ये नहीं कहते हैं कि हम इस चीज को, इनकी प्रिपरेशंस को इग्नोर करें या अपने गार्ड्स को लोअर करें। कुरान में भी लिखा है कि टेक योर प्रिकॉशंस, तो प्रिकॉशंस भी ले रहे हैं। पाकिस्तान अलर्ट है, ईस्ट में भी, वेस्ट में भी, इंटरनली भी है, और इंडिया समझता है और जानता है कि हमारी क्या कैपेबिलिटीज है जो हमने ऑलरेडी कन्वे कर चुके हैं। अच्छा, मसूद अहमद खान साहब, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब मिस्र के दौरे पर हैं, उनकी सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकातें भी हो रही हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि खित्ते में अमन पैदा करने के हवाले से मुख्तलिफ पहलुओं पर बातचीत की जा रही है। क्या समझते हैं मिस्र ताल्लुकात पर किस हद तक जो है पॉजिटिव इम्पैक्ट आ सकता है खित्ते में? अच्छा ब्रिगेडियर साहब, ये इस सवाल का जवाब देने से पहले
क्योंकि अभी इंडिया की बात हो रही थी, तो सिर्फ आखिरी सवाल उस हवाले से उसका भी जवाब दे दें कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने तो इंडिया को खबरदार किया है कि खबरदार अब इस तरह की गलती ना करना, लेकिन दूसरी तरफ भारतीय हुकूमत और मोदी जो है वो ट्रंप को ही झूठा करार दे रहे हैं। तो इस पे आप क्या समझते हैं? इमरान साहब, बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है। मोदी वाज ऑल सेट टू अटेंड जो कोलालमपुर में 47th आसियान की समिट हो रही है, और फिर ट्रम्प ने भी कहा था कि जी वो उनसे फोन पे बातचीत हुई और उन्होंने कहा दिवाली की मुबारकबादें दी। अचानक मोदी साहब हैज कैंसल्ड हिज ट्रिप टू कोलालमपुर। अब इसके क्या वजूहात हो सकते हैं? एक तो ये है कि वहां पे ट्रम्प ने इनकार कर दिया हो कि मैं आपको साइड लाइन पे नहीं मिल सकता हूँ। सेकंड, ये पॉसिबिलिटी है कि वो डरता है कि इंडिया में क्या इसका बैकलैश आएगा। तीसरा, कांग्रेस ने कहा कि मोदी साहब जो है वो है ट्रम्प से डरते हैं। और फिर जो है कि चौथा, उनको ये भी शक है कि वहां पे भाई वो रशियन ऑयल की बात होगी तो पब्लिक के सामने अब मैं क्या जवाब दूंगा। और इसके अलावा वहां पे ट्रम्प दोबारा बताएगा कि मैंने पाकिस्तान और इंडिया की जंग रुकवाई थी, सीज फायर मैंने करवाया था, 7 जहाज गिरे थे, तो उस वक्त भी इनके पास जवाब नहीं होना। सो देखिए कि इट हैज रेज्ड मेनी क्वेश्चन कि वो क्यों नहीं जा रहे वहां पे, क्योंकि वो फेस नहीं कर सकते हैं ट्रम्प को। और ट्रम्प ने जाके, और जिस तरीके से ट्रम्प इज प्लेइंग विद द नर्व्स ऑफ मोदी साहब, और जिस तरीके से प्रेशर डेवलप हो रहा है, अभी तक टैरिफ पे अभी तक चीजें फाइनल नहीं हो सकी हैं। तो बहुत सारे मसाइल हैं। तो ट्रम्प में एक ऑलरेडी उसको देखें, दैट्स वाई आप देखें क्वाड कहाँ पे है। जिस क्वाड के लिए इंडिया बड़ा बदमाश बना फिर रहा था, ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। और फिर देखें कि मोदी को और ट्रम्प को पता है कि ये पाकिस्तान आर्मी कितनी स्ट्रांग है, कितनी डिलीवर के। दैट्स वाई उनको कहा है कि आप बाज आ जाएं, मुश्किलात इंडिया के लिए हो सकती हैं। तो मेरे ख्याल में एम्बेरसमेंट है। और जहां तक बिहार के इलेक्शन से बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट्स वाई ये कहानियां, ये रेटरिक्स आ रही हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, लेकिन ऑन ग्राउंड एज सच कोई चीज नहीं है। सो पाकिस्तान पहले भी अलर्ट था, तो अभी भी आगे भी अलर्ट रहे। अच्छा सर, जो जैनब ने आपसे सवाल किया था कि फील्ड मार्शल का जो दौरा है उस पे बात करें, और साथ ये भी इसमें शामिल कर दें प्लीज़ कि पाकिस्तान के पास जो टेक्नोलॉजी है, जिस तरह से मार्का हक और बुनियान मरसूस में पाकिस्तान ने इंडिया को कुट भी लगाई है, और शाहीन मिसाइल और दूसरे तमाम मिसाइल, तो क्या ये जो मिस्र का दौरा है इसराइल के हवाले से अगर हम उसमें और मिडिल ईस्ट की सिचुएशन देखें, तो क्या यहाँ भी पाकिस्तान जो है उसको कोई दिफाई मुआहदे भी होने के चांसेस हैं? देखें कि एक तो मिस्र बहुत इंपॉर्टेंट मुल्क इसलिए है, अरब मुल्क इस्लामिक कंट्रीज में, मिडिल ईस्ट में उसका बड़ा इन्फ्लुएंस है। जोग्राफिकली वो अफ्रीका में लोकेटेड है, तो अफ्रीका में उसका एक बड़ा वेटेज है, एक बड़ा मुल्क, एक सिविलाइजेशन की बात करते हैं, और एक उनकी भी मिलिट्री हिस्ट्री बहुत अच्छी रही है, स्पेशली जब इसराइल के साथ है। और फिर पाकिस्तान के साथ जो मिलिट्री कॉपरेशन है, देयर इज ए मिलिट्री कॉपरेशन कमेटी बनी हुई पाकिस्तान और इजिप्ट के दरमियान में। और 2021 में हम एक हमारी जॉइंट एक्सरसाइज भी हुई थी कायरो में, उसको मेरा ख्याल में मैं जस्ट फॉरगेटिंग एयर डिफेंस की एक्सरसाइज थी। तो फिर वो हमारी आपस में बहुत सारी कोऑर्डिनेशन है, और जिसकी वजह से डिफेंस प्रोटेक्शन में भी हम लोग सोच रहे हैं, एक्सरसाइजेस में भी साथ आ रहे हैं, डिफेंस जो एक्सचेंजेस भी हो रहे हैं, कोर्सेज में भी लोग आ जा रहे हैं। सो एक बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है हमारी इजिप्ट के साथ, और स्पेशली इजिप्ट हमसे एक्सपीरियंस यकीनन लेना चाहता है, स्पेशली काउंटर टेररिज्म में हमारी क्या है, और स्पेशली आप मार के यहाँ को बुनियाद मखसूस में दी वे भी परफॉर्म, तो वो भी हमसे वो गुर सीखना चाहते हैं कि हमने ये कैसा मुमकिन कर दिखाया। फिर फ्यूचर में जब टेररिज्म की बात होती है तो इंटेलिजेंस शेयरिंग की भी बात है। सो देखें कि कोई इसमें आपस में एग्रीमेंट उस टाइप का नहीं होगा, लेकिन जो है फॉर द म्यूचुअल बेनिफिट ऑफ द टू आर्मीज और फॉर द टू कंट्रीज जो है, ऑलरेडी हमारा एक राब्ता है इजिप्शियंस के साथ, तो वो जारी रहेगा। लेकिन जो सिक्योरिटी एनवायरनमेंट है, जो साउथ एशिया की बात करते हैं, मिडिल ईस्ट में जो डेवलपमेंट है, यकीनन उस पर यकीनन बातचीत हुई हो। बिल्कुल, म्यूचुअल बेनिफिट्स जो हैं यकीनी तौर पे दोनों हासिल किए जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान दिफाई तज्जिया कर हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, अभी वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे वज़ीर आज़म का मुल्की सनत और ज़राअत की तरक्की के लिए रोशन मईशत बिजली पैकेज का ऐलान। इस पर बात होगी, स्टे विद अस।
वेलकम बैक। नाज़रीन, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने रोशन मईशत बिजली पैकेज के तहत सनअतों और किसानों को आइंदा 3 माह तक रियायती कीमत पर इजाफी बिजली फराहम करने का ऐलान किया है। नहायत मुस्बत इकदाम है। इस इकदाम के बारे में जानेंगे। अरशद अब्बासी एनर्जी एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। अरशद अब्बासी साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। किस तरह से देखते हैं आप इस इकदाम को? ये पैकेज मुल्की सनअत और ज़राअत में जिद्दत लेकर आएगा, किस तरह से मुस्बत है ये हमारी मईशत के लिए, और क्या इसके आने वाले टाइम में असरात हो सकते हैं? देखिए, पहली तो बात है कि बड़ा अच्छा कदम उठाया गवर्नमेंट ने, लेकिन जैसे आपकी अपनी स्टेटमेंट है कि 3 माह के लिए, तो 3 माह के बाद क्या होगा, एक तो ये सवालिया निशान है। दूसरी बात ये कि मेरे ख्याल में इस काम में, यानी ये जो सर्कुलर रेट कम करना और ये बिलिंग कम करना, इसके लिए मेरे ख्याल में मेरी एक अपवर्ड स्ट्रगल है। राइट फ्रॉम आप कह सकते हैं कि बड़े से बड़े फॉरम तक, ये एक जिसे कहते हैं ना पक्का या सस्टेनेबल हल नहीं है। हमारे यहाँ बड़ी इन्होंने कोशिश की कि सर्कुलर रेट को कम किया जाए, कुछ पैसे भी दे रहे हैं 320 बिलियन, लेकिन मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये जो 1320 बिलियन दे रहे हैं मुख्तलिफ IPPs को, ये इसकी क्लोज स्क्रूटनी की ज़रूरत है। दोबारा ये हमारा जो बिजली का बिल है, ठीक है, संतों के लिए कम किया है, किसानों के लिए कम किया है, लेकिन ये लोड शायद कहाँ जाएगा? घरेलू सार्फिन पे या कमर्शियल सार्फिन पे? वजह ये है कि जो सिंपल मैथ है, हिसाब है, वो तो ये बताता है कि बिजली की कीमतें कम करने में जो IPP से जो बिजली आ रही है, वो कीमतें हमारी कम नहीं हुई, बल्कि हमने पैसे इनको और देने हैं। आगे और बड़े प्रोजेक्ट भी आ रहे हैं, जैसे दासू नेम है, पाशा है, मेमंद है। हमारे पास एक तकरीबन 10,000 की कैपेसिटी और हो जाएगी। और आपके प्रोग्राम में एक बात बताऊं, अभी मेरे ख्याल में गवर्नमेंट ने 3-4 दफ़ा अनाउंस किया है, बल्कि ये जो पाकिस्तान का अफगानिस्तान से पहले कन्फ्लिक्ट था, एक मास्को फॉर्मेट हुई, वहाँ भी हमारे एक एम्बेसडर उन्होंने कहा जी हम ताजिकिस्तान से भी 1320 मेगावाट लेके आएंगे। तो बातें ये सारी, ये कहाँ लौट जाएगा, कौन देगा? ये मेरे ख्याल में ये इनके पास कोई जवाब नहीं। हाँ, अलबत्ता अगर ये इस तरह करेंगे। अब्बासी साहब, जी अब्बासी साहब, मैं सिर्फ आपसे इसी पे ज़िमनन एक सवाल पूछना चाहूँगा, क्योंकि आप माशाल्लाह इसके एक्सपर्ट हैं और आप जितना नॉलेज शायद किसी और को पाकिस्तान में इस हवाले से ना हो। मैं सिर्फ जानना ये चाहता हूँ सर कि आपने जो जिक्र किया कैपेसिटी चार्जेस का, कैपेसिटी पेमेंट का, तो कुछ लोगों का ये ख्याल है कि अगर हम 1 रुपये यूनिट भी खर्च नहीं करते तो उनको तो हमने पैसे देने ही देने हैं, कैपेसिटी चार्जेस, तो क्यों ना वो लोगों को सस्ती बिजली दे दी जाए। और चले सस्ती के उसमें शायद सनतकार और ज़राअत में लोग ज़्यादा से ज़्यादा बिजली का इस्तेमाल करें और उससे जो पैसे आएंगे, बल्कि कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि अगर उनको पेमेंट करनी है तो इंडस्ट्री को फ्री दे दें बिजली, कि जी आप ये चलाएं जो उनके से लेते हैं। इमरान, ये बात कुछ हद तक सही है, लेकिन एक बात बताऊं कि इससे बेहतर ऑप्शन तजावीज़ गवर्नमेंट शहबाज शरीफ की टेबल पे है। मसलन मैंने कहा है कि आप ग्वादर को बिजली से कनेक्ट कर दें, कितनी बिजली हमारी वहां पे कंज्यूम हो जाएगी। आप नॉर्दर्न एरिया को कनेक्ट कर दें, मसलन गिलगित बल्तिस्तान नेशनल ग्रिड से नहीं है। इमरान, क्या अच्छी बात होती, 6 दफ़ा शहबाज शरीफ को तजावीज़ दे चुका हूँ कि हम अफगानिस्तान को अगर 3-4 हज़ार मेगावाट दे दें, जब बिजली उनको देंगे तो वाटर कर लें, और शायद वो हमारे साथ बड़े अच्छे लायल भी रहते हैं, जैसे इंडिया नेपाल को भी दे रहा है, भूटान को भी दे रहा है, बांग्लादेश को भी दे रहा है, श्रीलंका को दे रहा है। और बल्कि जो आखिरी मेरी तजवीज़ थी, जो राइटिंग में, जो मीडिया में आ चुकी है, कि देखिए इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया हुआ। क्यों किया हुआ? कि हमने बिजली बनानी है। तो हमने इनको रिक्वेस्ट की कि हुजूर ऐसे कीजिए, इंडिया को कहिए हुजूर आप नए बनाएंगे फिर बिजली बनेगी, हम बनी बनाई आपको 20,000 मेगावाट देते, ये लीजिए। इनमें ये हिम्मत नहीं हुई है, हालांकि ये बात करनी चाहिए थी, इससे अच्छी तजवीज़ थी। लेकिन मुझे जो शक है वो ये है कि ये नजला गिरेगा उन लोगों पे जिन्होंने सोलर सिस्टम लगाए हुए हैं, नेट मीटरिंग वालों को,
उनको देखे बार बार खबरें आ रही है कि जी हम इनके ऊपर वो टैक्स लगाएंगे। ये बातें कोई बड़ी क्लैरिटी में नहीं है। अच्छा सर, वो इसलिए काम देना। अच्छा सर अब्बासी साहब, इसका मतलब ये हुआ कि वो कहते हैं ना, बर्क गिरती है तो बेचारे मुसलमानों पर। सनतकारों को भी बिजली सस्ती मिल गई, ज़राअत वालों को भी मिल गई, तो जो आम सारिफ है, आम पाकिस्तानी है, मेरे जैसा आप जैसा, उसको तो आप कहते हैं सोलर पे भी अब मजीद टैक्स लगेगा, तो उसको तो फिर कोई रिलीफ ना मिल सका। जी देखिए, बात ये है कि ये बातें तो बार बार ये कह चुके हैं, कुछ मेरे ख्याल में जो कमिटमेंट IMF से भी कर चुके हैं हमें। मसला इमरान सबसे बड़ा ये है कि एनर्जी सेक्टर में जब तक नेपरा है, CPPA है और ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर है, आप कहेंगे कि सरफोरेट खत्म हो जाए, ये मसला खत्म हो जाए, वो सनतकारों और काश्तकारों को पूरे साल सस्ती बिजली मिले, ये मुमकिन नहीं है। ये कहते हैं हमने ये बंदे बार बार आजमाए हुए हैं, इनमें कितनी एहलियत है और कितनी नहीं है ये आपको ही पता, मुझे पता है। हम इस प्रोग्राम के जरिए कहेंगे शहबाज शरीफ को कि देखें यार, बात सुने शहबाज शरीफ साहब, जब आप अमेरिका में आपका ट्रीटमेंट हुआ था कैंसर का, तो आपने बेहतरीन से बेहतरीन डॉक्टर का इलाज किया था, ये नहीं कि सोचा था कि ये मेरा जानने वाला है या नहीं है। ये अप्रोच जब तक यहाँ पे इस एनर्जी सेक्टर में या हर सेक्टर में नहीं रखेंगे कि जो मेरिट पे बेहतरीन लोग हैं उनसे काम कराया जाए, तब तक ये बातें मुमकिन सर, नहीं है। 3 महीने के लिए रियायत तो दी जा रही है, 3 महीने के लिए रियायत दी जा रही है। हमने देखा माजी में कई सनतें बंद हो गई, बिजली अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे एक्सपेंस को, तो अभी 3 महीने के लिए जो वक्ती तौर पे रिलीफ दिया जा रहा है उससे फ़ायदा तो उठाया जा सकता है। ज़रूरी पैदावार में तो इजाफा होगा, उससे कहीं ना कहीं आम आदमी को भी कहीं ना कहीं फ़ायदा पहुँचाया जा सकता है। ये देखिए, ये बातें आपकी बड़ी अच्छी लगती हैं जिस तरह जो प्रेस रिलीज है, लेकिन क्या बिजली की कीमतें संतों के लिए जो इन्होंने अनाउंस की हैं, क्या बांग्लादेश में जो कीमत है संतों के लिए या इंडिया में है उससे कम है या नहीं है? जब तक बिजली की कीमत हम संतों के लिए इंडिया बांग्लादेश से कम नहीं करेंगे, उस वक्त तक हमारी जो मेजर सनत है टेक्सटाइल, वो दुनिया में मुकाबला नहीं कर सकेगी। हमारा सबसे बड़ा मुकाबला बांग्लादेश और इंडिया से है, और किसमें? टेक्सटाइल सेक्टर में। अगर जब बिजली की कीमतें ही ज्यादा होंगी तो हमारी प्रोडक्ट, हमारी होजरी, हमारे लॉन के फ्रूट इंटरनेशनल क्या कम्पीट करेंगे? यही तो वजह, ये बेचारे टेक्सटाइल वाले रो रहे। अभी कहते हैं वो दिल्ली बड़ी दूर है, अभी दूर का काम है। अच्छा उससे सर, 3 माह बाद की क्या होगा? अच्छा फिर आप सर, क्या करेंगे? अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि कोई प्लानिंग नहीं है। अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि पंजाब हुकूमत ने फी यूनिट बिजली जो है 2 रुपये 77 पैसे सस्ती करने के लिए वफाकी हुकूमत को लिख दिया है। आप क्या समझते हैं कि इससे जो आवाम को रिलीफ मिलेगा, तो दूसरे सूबे वाले जो हैं वो उनका इस पे क्या रद्द-ए-अमल होगा? इमरान, खाली पंजाब गवर्नमेंट ये काम नहीं कर रही है, एक पंजाब गवर्नमेंट बड़ा अच्छा काम कर रही है, एक मेरिट पे बात करूंगा। वो सोलराइजेशन के लिए एग्रीकल्चर में और घरेलू सार्फिन के लिए बेशुमार लोन दे रहे हैं, फंडिंग दे रहे हैं। जितनी फंडिंग आप सोलर के लिए देंगे, जितने आप कर्जे देंगे, इसका क्या मतलब है? ग्रिड से लोग सार्फिन निकलते जाएंगे और क्या होगा? कैपेसिटी पेमेंट, यानी यहाँ पे बिल्कुल बिजली लेने वाला कोई नहीं। जैसे अभी है 44,000 मेगावाट हमारी पैदावार की सलाहियत है, अभी मेरे ख्याल में 16,000 से ज्यादा हमारी बिजली कंज्यूम नहीं हो रही। तो ये एकदम अल्टीमेटली चाहे सिंध गवर्नमेंट का है या चाहे बलूचिस्तान गवर्नमेंट का, वो भी कह रहे हैं कि हम सारे एग्रीकल्चर को सोलर पे करेंगे, और ये दोनों ठीक है, ये तीनों सूबे ठीक काम कर रहे हैं। अगर हम काश्तकारों को सबको सोलर पे लगा दें, ये बिजली उनकी इंतहाई सस्ती होगी और हमारी पैदावार, देखिए अभी ना टमाटर अवेलेबल है ना सब्जियां हैं, जब उनको सस्ती बिजली मिलेगी अपने सोलर से, तो आप यकीन करें इमरान, हमारी मार्केट में हमें सब्जियां सस्ती मिलेंगी, हमारी गंदम और ज्यादा होगी और ये ज्यादा बेहतर फायदा होगा। ये रास्ता ठीक है, बजाय ये कि 3 महीने के लिए आप जो रिलीफ दे रहे हैं और फिर अल्टीमेटली आपने जेबें ही भरनी है IPP की। तो देखें, कभी ना कभी एक हिसाब किताब होगा। इमरान, मैं बड़े दुखी दिल से बात कर रहा हूँ, यहाँ पे नहीं ऊपर तो होगा। बिल्कुल सही। कि आप
कब तक इनको पालेंगे? ठीक है, कोई भी कब तक इक़दाम इनके करने इंटरेस्ट अगर का ख्याल हुकूमत ने तो वो लॉन्ग टर्म में हो, बजाय इसके कि तीने का पैकेज का ऐलान किया गया है, अगर वो लॉन्ग टर्म में कोई पैकेज का ऐलान किया जाता जिससे आम आदमी को भी फ़ायदा होता, सनतों को भी होता और ज़रूरी पैदावार में भी खासा इजाफा होता, जिससे मुल्क की मईशत को इस्तेहकाम पहुँचता। बहुत शुक्रिया आपका अरशद अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद थे, हमें बता रहे थे। नाजरीन, प्रोग्राम से दीजिए हमें इजाज़त, कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।